हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदे मातरम। भारत माता की जय। શોર્ટ ટાઈમમાં આપણે લાઈવ સ્ટાર્ટ કરશો। 8 बजे का वक्त मुझे दिया गया था। तो थोड़े मित्र लाइव हो जाते हैं, बाद में स्टार्ट करते हैं। जो 3 टॉपिक लेके आज मैं आया हूँ, थोड़ी देर वेट करते हैं। सभी मित्रों को साथ में ज्वाइन हो जाने दीजिए। आज विशेष करके 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं मेरी बात शुरू करूँ उससे पहले यूएसए अमेरिका में मिहिर भाई ब्रह्मभट्ट जो वहाँ स्थायी है, उनके प्रयास से सब हो रहा है और वो एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए भी, युवाओं के लिए भी। तो मेरी बात शुरू करने से पहले मैं मिहिर भाई ब्रह्मभट्ट, युवा नवनिर्माण सेना, बाद में भारतीय परवरिश योजना, बाद में ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ एनजीओ, वर्ल्ड टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका यूएसए, और मिस्टर मयूर भाई बारोट जो कि फिल्म प्रोड्यूसर है। ये जितने भी जो नाम लिए उनके सपोर्ट से ये भी जो पूरे कार्यक्रम हो रहे हैं वो उनके सपोर्ट से हो रहे हैं। तो वापस मैं मिहिर भाई ब्रह्मभट्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी बात को मैं शुरू करता हूँ। आज हम विशेष करके 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो पोस्टर जो लगा है, पोस्टर के ऊपर एक सेंटेंस लगा है, एक स्लोगन बनाया हुआ है, बी रिस्पॉन्सिबल, इट्स आवर इंडिया। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि भारत राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाए। लेट्स मेक इंडिया करप्शन फ्री, वो स्लोगन से कार्य कर रहे हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नेशन, राष्ट्र के प्रति हमारी फर्ज क्या है। और तीसरा और एकदम अहम जो मुद्दा है वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान समय में, बेटियों के लिए, बेटियां सुरक्षित, राष्ट्र सुरक्षित। तो शार्प 8:02 हुई है, तो मैं मेरी बात शुरू करता हूँ। विशेष करके युवाओं के लिए कि हम हमारे राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाएं। फिलहाल जो भी परिस्थितियां, अभी वर्तमान में जो भी परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं या वर्तमान में जो कोई भी परिस्थितियां चल रही है, वो परिस्थितियों को देखते हुए जो युवा धन है, युवा धन को आगे आने की बहुत ज़रूरत है। हमारे राष्ट्र के माननीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक स्वप्न है। कई बार उनके प्रवचन में बोलते हैं कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है।
तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बनेगा? तो वो उसके कई मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। लास्ट में हम इंटरेक्शन भी रखेंगे। हो सकता है कि मैं अभी लाइव सेशन में किसी के क्वेश्चन के आंसर ना दे सकूँ, तो बाद में भी मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे पेज पे मुझे मैसेंजर पे भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। वो कई बार बोलते हैं कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बनेगा? ऐसा क्या करेंगे कि पूरे राष्ट्र में से भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, पूरा राष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए? उसके लिए हमें सक्रिय होना पड़ेगा। मैं एक वाक्य बोलता हूँ, वाक्य सब लोग दिल से आजीवन अपने दिमाग में उतार लो। सज्जन की निष्क्रियता वो दुर्जन की सक्रियता का प्रबल कारण है। मैं रिपीट करता हूँ, सज्जन की निष्क्रियता वो दुर्जन की सक्रियता का प्रबल कारण है। सब सज्जन लोग निष्क्रिय है, इसलिए दुर्जन लोग को बल मिल रहा है और इसीलिए वो लोग गलत काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना है? हमें ये दुर्जनों का विनाश करना है। कैसे विनाश करना है? कानून हाथ में लेके विनाश नहीं करना है, दिमाग से विनाश करना है ऐसे दुर्जनों का। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि माँ भारती को हम परम वैभव का सुख प्राप्त कराएं और माँ भारती को एक बुलंदी के ऊपर लेके जाएं। न मैं फिलहाल किसी का नाम लूंगा, न कोई पार्टी का नाम लूंगा, न कोई पॉलिटिशियन का नाम लूंगा, लेकिन जो समझने वाले वो समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किसकी ओर है। मैं सिर्फ बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि हमारे भारत देश के बड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। तो वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे हो, वो बात के ऊपर हमें बार बार जाना है, वो बात के ऊपर गौर करना है। तो एकदम बॉटम से हम स्टार्ट करते हैं और कहाँ जाके वो हम रोक सकते हैं। पूरी जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो बनी हुई है, जनरली लोग नेगेटिव थिंकिंग ये करते हैं कि क्या करेंगे, सब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सब लोग ऐसे ही क्या करेंगे। तो ये नेगेटिव थिंकिंग हुआ। लेकिन हम हमसे शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा वाक्य है, विचार से क्रांति। विचार से क्रांति। अगर किसी और के दिमाग में एक अच्छा सा ख्याल आया, एक विचार आया, और वो विचार करके बाद में चुपचाप बैठा रहेगा तो कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ समझो, कई लोगों को ऐसे ख्याल आते होंगे, विचार आते होंगे कि भाई क्या होगा ये राष्ट्र का, भारत देश का क्या होगा, माँ भारती को हम कैसे परम वैभव का सुख प्राप्त करवाएंगे, और बाद में वो सोच के बैठ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें अमलीकरण करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले बोला, सज्जन की निष्क्रियता वो दुर्जन की सक्रियता का प्रबल कारण है। तो इसलिए हम सब सज्जन लोगों को सक्रिय होना है। हम सज्जन लोग सक्रिय होंगे तब जाके दुर्जन लोग निष्क्रिय होंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना कि मैं ये पूरे मुद्दे को कहाँ से कहाँ लेके जाऊंगा। बहुत गौर से सुनना कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि राष्ट्र में से भ्रष्टाचार नाबूद करें। तो हम शुरुआत करते हैं बॉटम से, भाई आपके गांव से या शहर से या तालुका से, वहां से शुरुआत करते हैं। आप कोई भी ऑफिस में जाते हो, छोटी छोटी बातों के लिए अगर आपके पास कुछ भी डिमांड करते हैं, कोई अगर आप कोई कागजात करवाना चाहते हो या कुछ भी करवाना चाहते हो, या
सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि आप सच की राह पे होने चाहिए। आप सच की राह पे होने चाहिए। किसी की ताकत नहीं है, दुनिया की किसी की ताकत नहीं कि आपको वो डिमोरलाइज कर सके या झुठला सके। सिर्फ आप ये ध्यान में रखना कि आप सच की राह पे होने चाहिए। आज ये जो मैं वीडियो लाइव करने जा रहा हूँ, या सॉरी लाइव हो रहा है, और वो मीर भाई के प्रयत्न से ये हुआ है, तो इसके विशेष मायने हैं। मैं बहुत सारे सेमिनार करता रहता हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर मेरे सेमिनार रहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर रहते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं, कर्मों के सिद्धांत पे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मेरे सेमिनार होते रहते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत अगर फिलहाल अगर कोई बना सकता है तो वो है आज का युवा। मैंने कई जगह पे देखा है, युवाओं को बहुत सी चीड़ आती है। जो लोग करप्शन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को देख के युवाओं को बहुत चिढ़ आती है। मैं खुद यहाँ युवाओं को तैयार कर रहा हूँ नवसारी में। मेरी बात पूरी रखूँ उससे पहले मैं ये विषय थोड़ा रख देता हूँ। भ्रष्टाचार की बात को कंटिन्यू करो उससे पहले मैं एक विषय रख देता हूँ कि हम लोग ऐसा सब लोग मिलके क्या कर सकते हैं कि माँ भारती को परम वैभव का सुख प्राप्त करवा सकते हैं। जैसे पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद करीबन अपने 40 जवान देवगति को प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। पूरे राष्ट्र में हो हल्ला मच गया, पूरे राष्ट्र में सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सब लोगों ने बैनर, कैंडल मार्च, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं, सब लोग शांति से बैठ गए। ऐसा ही जब कोई बेटियों के साथ बलात्कार की घटना होती है, बहुत वो निंदनीय घटना है, लेकिन तब भी लोग क्या करते हैं, पूरे राष्ट्र में कैंडल मार्च निकालते हैं, बलात्कारी को फांसी दो, ये सब विषय लेके बाद में सब शांत हो जाते हैं। इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता है। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी अलग बात करना चाहूँगा। जैसे पुलवामा अटैक हुआ और अपने कई जवान वीरगति को प्राप्त हुए, तो सब चारों ओर एक ही चीज चल रही थी, प्रोटेस्ट, बैनर, पाकिस्तान हाय हाय मुर्दाबाद, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन इम्प्लीमेंट क्या? इमीडिएटली मैंने एक डिसीजन लिया कि हमारे राष्ट्र के 44 जवान, 40 जवान जो शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं क्या कि मैं राष्ट्र को 80 जवान दे सकूं? इसी सोच के साथ हम लोगों ने यहाँ हमारी एक टीम बनाई। वो टीम का नाम रखा राष्ट्र हित चिंतक समिति, और मैंने ICRDF की स्थापना करी। ICRDF मीन्स, उसका फुल फॉर्म जो होता है इंडियन सिविलियन रिजर्व डिफेंस फोर्स। उसके तहत मैंने युवाओं को और हमारी टीम ने डेली मॉर्निंग 6 to 8 निःशुल्क आर्मी कक्षा की ट्रेनिंग देना शुरू किया। वो ट्रेनिंग को 1 साल खत्म होने को आया। अभी लॉकडाउन की वजह से वो ट्रेनिंग फिलहाल बंद है। फेसबुक पे कई ट्रेनिंग मैंने लाइव रखी हुई है। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ कि राष्ट्र के ऊपर जो आपदा आई है, जो विपदा आई है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। मैं मतलब हम, अगर हर एक राष्ट्र का एक एक व्यक्ति ऐसा सोचना शुरू कर दे तो ये राष्ट्र, पूरे विश्व में किसी की ताकत नहीं है कि राष्ट्र को झुका सके, माँ भारती को झुका सके, किसी की ताकत नहीं है। लेकिन हमारी एक हर एक लोगों की एक सोच है, मैक्सिमम भारतीयों की एक सोच है, हमें क्या, जो हुआ हमें क्या। ये जो हमें क्या है ना, वो पूरे राष्ट्र को बर्बाद करके छोड़ेगा। तो
दिमाग में से ये हमें क्या निकाल दो। जैसे कि आपके घर पे आप कितना आपका फर्नीचर वगैरह या आपका मोबाइल, आपकी खुद की चीज कितना संभाल के आप लोग रखते हो। जैसे आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हो और अपार्टमेंट के लिफ्ट का दरवाजा आप जोर से बंद करते हो और आप ये सोचते हो कि ये अपार्टमेंट की लिफ्टें मेरी नहीं है, मेरे घर है। भाई ये अपार्टमेंट में आप ही रह रहे हो, आप उसका मेंटेनेंस दे रहे हो, और अगर लिफ्ट खराब होगी तो आपके दिए हुए मेंटेनेंस में से ही वो पैसे से लिफ्ट रिपेयर होगी। लेकिन आपकी सोच क्या है, मेरे घर के अंदर सब कुछ ठीक रहना चाहिए। जैसे मैंने दहलीज से बाहर पैर रखा, बाकी बाद में जो होना है वो होगा। तो आप आपके बिल्डिंग की या आप जहाँ रहते हो वहाँ की कोई चीज़ संभाल नहीं पा रहे हो, तो आप राष्ट्र को कैसे संभालोगे। अंदर से एक भाव आना चाहिए कि ये मेरा है, ये राष्ट्र मेरा है। कई लोग बोलते हैं कि राष्ट्र ने हमको क्या दिया। अरे भाई, तूने राष्ट्र को क्या दिया। आत्मचिंतन करो, आत्म मनमंथन करो कि भाई तूने राष्ट्र को क्या दिया। राष्ट्र ने तो बहुत कुछ तेरे को दिया है। बाहर के देश में जाके देख लो हालत, तब जाके पता चलेगा कि मेरा भारत देश कितना महान है। पूरे विश्व में कोई भी देश के आगे माँ नहीं लिखा जाता, माँ नहीं कहा जाता। पूरे विश्व में एक ही ये राष्ट्र है जिसको माँ भारती कहते हैं। तो हमें सबको एक संकल्प लेना है, माँ भारती को हम परम वैभव का सुख प्राप्त करवाएंगे। वापिस मैं अपनी बात के ऊपर आता हूँ। ICRDF की स्थापना करी। ICRDF की स्थापना के तहत युवाओं को तैयार किया। इनिशियल स्टेज में करीबन 150 से 200 बच्चे ज्वाइंट हुए थे, युवा युवतियाँ ज्वाइन हुए थे। अभी फिलहाल सिर्फ 25 युवा युवतियाँ उसमें बचे हुए हैं। क्या? क्योंकि ट्रेनिंग का लेवल हार्ड है। क्यों ट्रेनिंग का लेवल हार्ड है? हमें वो बच्चों को, युवाओं को आर्मी में भेजना है, राष्ट्र हित के लिए आर्मी में भेजना है, ताकि तो उनको एकदम फिट रहना पड़ेगा ताकि वो वहाँ से फेल होके वापस ना आए। शुरुआत के स्टेज में एक एग्ज़ाम आर्मी भर्ती आई थी, तो बच्चों का इनिशियल स्टेज था, तो कई बच्चे निराश होकर वापस भी आए थे। तो उनको मैंने मोटिवेट करके बाद में वापस कंटिन्यू करा, और अभी जब भी भर्ती आएंगे तो बच्चों को हम वहाँ भिजवाएंगे। तो ये हुई सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं मेरे राष्ट्र के लिए क्या करूँ। दूसरी बात, कई बच्चों को मैं मोटिवेट करता हूँ UPSC क्लियर करने के लिए। एकदम अहम बात है, क्योंकि IAS IPS जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के जो भी हैं वो करता हरता है, और IAS IPS खुद भ्रष्टाचारी होंगे, करप्टेड होंगे, तो वो जिला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो डिस्ट्रिक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा तो वो स्टेट नहीं आगे बढ़ पाएगा, वो स्टेट आगे नहीं बढ़ पाएगा तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अभी जो मैं युवाओं को तैयार कर रहा हूँ, वो ऐसे युवा तैयार कर रहा हूँ कि कभी भी अगर वो कोई बुलंदी पे ऊपर अगर बैठे हैं या बैठेंगे, या वो UPSC क्लियर करके IAS IPS बनते हैं, तो मैं इतना श्योर हूँ को मेरे ट्रेन किए हुए बच्चे वो बिल्कुल नॉन करप्टेड रहेंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अभी के जो भी हैं वो सब करप्टेड हैं। वो जिनको जो सोचना है वो सोच ले, ठीक है, और बाकी को सबको सब कुछ पता ही है, पूरे राष्ट्र को पता है क्या चल रहा है। हमें तो हमारे भारत देश के जो बड़ा प्रधान हैं उनका जो स्वप्न है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, वो स्वप्न साकार करने के लिए पूरी युवाओं को, पूरे राष्ट्र के लोगों को एकजुट होकर टूट पड़ना है कार्य में। कानून हाथ में लेके टूट पड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। भारत देश को अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना है, इसको हम ईश्वरीय कार्य बोलेंगे। तो अभी मैं वापस वो एग्जाम्पल देके वापस मेरी मूल बात पे ऊपर आऊंगा कि जैसे मैंने इनिशिएटिव लिया कि भाई हम ICRDF की स्थापना करें और युवाओं को तैयार करें, ये हुआ एक इनिशिएटिव। दूसरी बात, जो लास्ट अपना टॉपिक है, बेटियां सुरक्षित राष्ट्र सुरक्षित, तो बेटियों के साथ जब कुछ भी कुछ होता है तो लोग कैंडल मार्च वगैरह निकालते हैं और बाद में सब शांत हो जाता है। तो उसके लिए मैंने इनिशिएटिव लिया। मैं खुद मेरे जो गुरुजी हैं उनकी बदौलत आज मैं कराटे टीचर हूँ। मेरे गुरुजी भी अमेरिका ही रहते हैं, शियान जरीर भंडारा, और मेरे ग्रैंड मास्टर
विस्पी कापड़िया सर जो बॉम्बे रहते हैं, ये दोनों गुरुओं की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं इतना बिल्कुल कहूँगा कि आज जो कुछ भी मैं उनकी बदौलत हूँ, मेरे ग्रैंड मास्टर और मेरे गुरुजी की वजह से। तो आज मैं कराटे टीचर हूँ, करीबन 35 साल से मार्शल आर्ट्स में हूँ। जो मेरे गुरुजी ने मेरे को सिखाया, जो मेरे ग्रैंड मास्टर ने मेरे को सिखाया, वो मैं सिर्फ सीख के बैठा नहीं हूँ। मैंने अभी तक करीबन 26,000 से ज़्यादा बेटियों को डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, सेमिनार दिए हुए हैं। ये हुआ इम्प्लीमेंट। हमें बेटियों को इतना सक्षम बनाना है कि बेटियां अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। तो ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल। अभी वापस मूल बात के ऊपर आते हैं, राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाएं। एकदम बॉटम से हमें सोचना है कि आप जो भी XYZ कोई भी ऑफिस में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ऐसे लोगों को ताकत से खुला कर दो। अगर आपके पास कोई करप्शन मांग रहा है, ऐसे लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग करके या तो फिर FB पे लाइव रख के या एविडेंस इकट्ठा करके ऐसे लोगों को फिनिश करो। कानूनी लड़ाई से फिनिश करना है, फिजिकली फिनिश करने की बात नहीं कर रहा हूँ, दिमाग से लड़ना है ऐसे लोगों के सामने। क्योंकि मैक्सिमम कई जगह पे पूरा राष्ट्र भ्रष्टाचार की एक खदबद रहा, भ्रष्टाचार में खदबद रहा है पूरा राष्ट्र। इसके जो मायने जिसको निकालने वो निकाल सकते हैं। मेरे ये स्टेटमेंट पे मैं अड़िग रहूँगा और अगले समय में भी मेरे ये स्टेटमेंट पे मैं अड़िग ही रहूँगा, क्योंकि मैंने खुद ने निश्चय किया है कि माँ भारती को मुझे ब्रह्म वैभव का सुख प्राप्त करवाना है। तो सबसे पहले मुझे भारत राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने की मुहिम में मैं जितना कर सकूँ वो करना पड़ेगा, मैं करूँगा। और हमारे भारत देश के जो बड़ा प्रधान है नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका ये सपना है कि हमें हमारे राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। वो सपना को हम लोगों को सबको मिलकर साकार करना है। तो जो लोग नीचे, जो ऑफिस है, जो भी ऑफिसर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, XYZ कोई भी डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक लोग खराब हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जैसे माननीय बड़ा प्रधान जी ने भूतकाल में एक स्टेटमेंट दिया था कि 80% जो गौरक्षक हैं वो ठीक नहीं है। चलो 80% ठीक नहीं है, लेकिन 20% जो गौरक्षक हैं, 20% गौरक्षक तो अच्छे हैं। तो उसी तरह मैं भी ये कह रहा हूँ कि पूरी सिस्टम भ्रष्टाचार से भरी हुई नहीं है, लेकिन 80% सिस्टम भ्रष्टाचार से भरी हो सकती है। तो जो 20% भ्रष्टाचार से नहीं है भरी हुई, उनको हम अप्रिशिएट करके धीरे धीरे सिस्टम को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। और वो कौन करेगा? भारत का युवा करेगा। कैसे करेगा? सामने वाले को मोटिवेट मत करो। अगर आपसे कोई कुछ पैसा मांग रहा है, कुछ भी कर रहा है, मत दो। वो विषय को इतना बड़ा इश्यू बना दो, इतना बड़ा इश्यू बना दो कि उसको आपका काम करना ही पड़े। जहां भी करप्शन होता है उसका विरोध करो। और सबसे अहम बात कि हम ऐसा क्या करें, विशेष करके युवाओं के लिए, विशेष करके युवा बेटियों के लिए, बेटियों के लिए इसलिए मैं वापस बोल रहा हूँ, खास करके विशेष करके युवा बेटियों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बेटियों को लेनी चाहिए। आने वाली है बेटियों के ऊपर से जिम्मेदारी। क्या? अगर ये राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो मैक्सिमम युवाओं को UPSC क्लियर करने की शुरुआत करनी चाहिए। मैक्सिमम युवाओं को, युवतियों को UPSC क्लियर करके IAS IPS बनना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे गुजरात राज्य के 33 जिले हैं। एग्जांपल है, इसको गलत तरीके से मत लेना, ये एक एग्जांपल है। समझो कल जाके जो प्रामाणिक युवा है, प्रामाणिक बेटियां हैं, और वो बेटियों या युवाओं ने
यूपीएससी क्लियर करके आईएएस आईपीएस बने और एक नए युग की शुरुआत हुई। जितने भी आए सब प्रमाणिक आए, नॉन करप्टेड आए। पॉलिटिकल जो भी पार्टी होगी तब, या पॉलिटिकल जो भी पार्टी है होगी, जो भी है, वो पार्टी के जो भी मुख्यमंत्री या नायब मुख्यमंत्री या गृह मंत्री जो कोई भी है या होंगे, आजकल क्या सिस्टम चल रही है कि एक प्रमाणिक ऑफिसर अगर कुछ करता है, उसका काम प्रामाणिकता से निभाता है, और भ्रष्टाचारियों के सामने अगर वो कुछ स्टेप लेता है, तो पॉलिटिकल ताकत से उसकी बदली करवा दी जाती है और दूसरा एक अधिकारी आ जाता है। ये मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, एकदम जिम्मेदारी के साथ ये मेरे स्टेटमेंट दे रहा हूँ। और अगर किसी को मेरे साथ इंटरेक्शन करना है इन फ्यूचर, तो मेरे पास सब जवाब है, सब एविडेंस भी है, जवाब भी है कि कोई भी ऑफिसर, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर, कोई पुलिस सब इंस्पेक्टर, कोई पीआई, कोई एसपी, कोई डीवाईएसपी, जो लोग ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे अच्छे ऑफिसरों को पॉलिटिशियंस अपने दबाव में, या तो वो बंदा पॉलिटिकल दबाव डाल के उसकी बदली करवा देगा। तो ऑफिसर डिमोरलाइज हो रहे हैं और बाद में वो मजबूरन ये सिस्टम को स्वीकार कर लेते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ कि हर एक पॉलिटिशियन बुरे नहीं होते हैं। हमें तो क्या लक्ष्य में रखना है, हमारे भारत राष्ट्र के बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो सपना है, वो सपना को साकार करना है। मैं ये मेरे स्टेटमेंट में ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वो स्टेटमेंट के ऊपर मैं अडिग रहूंगा। तो ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसर्स की बदली बारंबार कर देते हैं, इसकी वजह से ये लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। इसका मैं श्रेष्ठ उदाहरण नवसारी का दूंगा ये बात खत्म करने के बाद। समझो कल जाके 33 जिलों में नए आईएएस और आईपीएस ऑफिसर आए, प्रमाणिक आए। कल जाके जो भी सरकार हो, जो भी गवर्नमेंट हो, खैर अभी दूसरी गवर्नमेंट की कोई आने की क्षमता, शक्यता है ही नहीं, क्योंकि जो भी वर्तमान सरकार है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। कहीं कोई लोग 19-20 करते भी होंगे, हम इतना बाकी दूसरा कुछ विशेष नहीं बोल सकते। जैसे वड़ा प्रधान जी ने बोला 80%, 20% ऐसा हो सकता है। तो समझो 33 जिलों में 33 आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर प्रमाणिक आए, और इन लोगों ने बदली करवा दी किसी ने। दूसरा आया, वो भी प्रमाणिक आया। तीसरा आया, वो भी प्रमाणिक आया। क्या कर पाएंगे ये लोग? क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट के आईएएस, मतलब कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और डिस्ट्रिक्ट के एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये दो अगर प्रमाणिक है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे से चल सकता है। तो ऐसा होने से अगर गुजरात राज्य के सारे जिले ये दिशा में चलने शुरू हो गए, ऐसा करके पूरे राष्ट्र के सारे राज्य ये दिशा में चलना शुरू करेंगे, और तब जाके हमारे बड़ा प्रधान जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत का स्वप्न जो है वो पूर्णतः साकार होगा, और हम माँ भारती को परम वैभव का सुख प्राप्त करवा सकते हैं। ये जो मैंने बातें करी आईएएस आईपीएस ऑफिसर की, और मैंने बोला कि मैं नवसारी का भी एक एग्जांपल दूंगा। मैंने नवसारी के एक बिल्डर के ऊपर केस किया हुआ है। फिलहाल ये मेरे सेमिनार का ये जो भी अभी जो मुझे विषय रखना है, वो मैं नाम इसमें नहीं लूंगा, क्योंकि वो अलग चीज है, और वो बहुत बड़ा मत्था है, और अपनी पूरी पॉलिटिकल ताकत लगा रहा है। मेरे पास पूरे एविडेंस है कि उसका बिल्डिंग इलीगल है। पूरे एविडेंस होने के बाद उसके कई अधिकारियों ने ये बिल्डिंग के खिलाफ सब डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद
कि भाई हाँ ये बिल्डिंग में इतनी इतनी क्षतियां है, ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसरों की बदली कर दी गई। और आज भी वो ऐसे, और मेरी फाइट चालू है, मैं ऐसे रखने वाला हूं नहीं, क्योंकि ये विषय कल जाके मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान पे लाऊंगा, माननीय विजय भाई रूपानी जी को भी ध्यान पे लाऊंगा, हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री अमित भाई जी को भी ध्यान में लाऊंगा, और हमारे बड़ा प्रधान जी को भी ध्यान में लाऊंगा, क्योंकि हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। हम सब तो चाहते ही हैं, लेकिन विशेष करके हमारे राष्ट्र के बड़ा प्रधान जी चाहते हैं कि ये पूरा जो राष्ट्र है वो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। तो हमारे राष्ट्र के बड़ा प्रधान जी का स्वप्न हमें साकार करना है। तो युवाओं को मैं विशेष करके विनती करता हूं कि आप लोग मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में आइए, यूपीएससी क्लियर करिए, आईएएस आईपीएस बनिए, या जीपीएससी क्लियर करिए। सॉरी, वीडियो थोड़ा इंटरप्ट हो चुका था। या जीपीएससी क्लियर करिए। अभी हमारे जीपीएससी चेयरमैन जो है दिनेश भाई दाशा, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरी सिस्टम चेंज कर दी और एकदम ट्रांसपेरेंसी, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग वहां अगर आके बैठते हैं और सिस्टम को सुधार सकते हैं, तो जो युवा हैं, युवाओं को भी अभी पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है। अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है। कई बार कई लोग बोलते हैं कि भाई नहीं भाई पॉलिटिक्स में नहीं भाई, पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है, पॉलिटिक्स अच्छे लोगों का काम नहीं है। पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को ही आना है। ये कई लोगों ने पॉलिटिक्स खराब कर दिया। हाँ, जो मिनिस्टर है वो चाहे कम पढ़ा हो, कुछ भी हो, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी हो, 18-18 घंटे मेहनत करके वो आईएएस आईपीएस बनते हैं, और बाद में कोई इलिटरेट को सैल्यूट करनी पड़ती हैं। इससे खराब ये राष्ट्र की, इससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता ये राष्ट्र के लिए। दूसरी सबसे बड़ी मेरा जो विरोध है ये राष्ट्र में, अगर कुछ खराब, सबसे ज़्यादा खराब कुछ है तो वो अनामत। रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। क्या जरूरत है भाई रिजर्वेशन की? हम लोग खुद ओबीसी में आते हैं, हमारी बारोट ज्ञाति जो है वो ओबीसी में आती है, लेकिन आज तक मैंने कोई भी बेनिफिट नहीं लिए हैं। मेरे बच्चे की पढ़ाई के वक्त भी मैंने कोई बेनिफिट नहीं लिए, लेकिन मजबूरी में जब उसका कॉलेज का एडमिशन के वक्त मुझे ओबीसी के दाखिले की ज़रूरत पड़ी, मजबूरी में मुझे लेना पड़ा। उसका पूरा वर्णन विस्तृत में मैंने माननीय बड़ा प्रधान जी को लिखा 2015 में। ये अनामत ये राष्ट्र को बर्बाद करेगा। जो टैलेंटेड बच्चे हैं उसको आगे लाओ, चाहे वो कोई भी ज्ञाति का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, कुछ भी हो। हाँ, इकोनॉमी बेस पे ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है राष्ट्र के युवाओं के साथ कि जो लोग टैलेंटेड है, अच्छे परसेंटेज लाते हैं, उनको चांस मौका नहीं मिलता, और ये अपनी अनामत व्यवस्था की वजह से जो लोग के परसेंटेज कम है उनको चांस मिलता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, और वो लोग अनामत खत्म होने नहीं देंगे क्योंकि पूरी वोट बैंक है। तो भ्रष्टाचार के ऊपर मैं करीबन 3-3.5 घंटे मेरे सेमिनार रहते हैं, 3-3 घंटे 3.5 घंटे के सेमिनार रहते हैं। तो बहुत मैं सबको बोरिंग भी करना नहीं चाहता हूँ कि भाई लोग परेशान हो जाए, तो आधे घंटे के सब सेमिनार ये टॉपिक रखेंगे। तो वापस रिपीट करता हूँ, युवाओं को आगे आना चाहिए। जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनको खुला कर दो। जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनको आप कुछ मत दो। आप करप्शन दे रहे हो इसलिए वो लोग करप्शन ले रहे हैं ना, आप देते ही हो क्यों? फाइट करो, नॉट फिजिकल, कागजी पेपर वर्क। हमारा एक स्लोगन जो है अपने राष्ट्र चिन्ह, सत्यमेव जयते।
देखो, सत्य की जीत तो होगी ही होगी, थोड़ी देर से होगी लेकिन होगी। और ईश्वर भी सत्य के पक्ष में ही रहता है, तो सत्य की जीत तो होगी। हमें बस उसके पीछे लगे रहना है, हार नहीं माननी है। कभी तो वक्त आएगा ना, कभी तो अच्छे लोगों के भी दिन आएंगे ना। अभी जो हमारे वड़ा प्रधान जी लगे हैं वो इसी में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचारियों को ख़त्म करने में। और उनका तो पूरा एकदम क्लियर है कि अगर वो भ्रष्टाचारी उनके खुद का भी होगा तो वो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी हो। उन्होंने कई बार उनके खुद के स्टेटमेंट में ये कहा है कि कोई भी हो वो नहीं छोड़ेंगे, उसके सामने वो कार्यवाही करेंगे ही करेंगे। तो कई सालों के बाद ऐसे बड़ा प्रधान हमें मिले हैं और हम इनको गंवाना नहीं चाहते हैं। किसी हाल में नरेंद्र भाई को गंवाना ये राष्ट्र के लिए शक्य ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं तो व्यक्ति, हो सकता है कि मेरे अभी जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूँ तो कोई किसी को ना भी अच्छा लगे, लेकिन मैं उनको युग पुरुष कह रहा हूँ, क्योंकि पूरे विश्व में उन्होंने माँ भारती को कहीं लाके खड़ा किया है, जो इरेज हो चुका था, मिट गया था। तो हमें सबको साथ में रह के उनको साथ देना है, नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारे बड़ा प्रधान जी को साथ देना है, माँ भारती को परम वैभव का सुख प्राप्त करवाने के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए। ना आप किसी को करप्शन दो ना करप्शन लो। पहले अपने आप क्लियर रहोगे तो आपका कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। सत्य के मार्ग पे चलो, ट्रांसपेरेंट रहो, विश्व की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आध्यात्म के मार्ग पे चलो, सत्य के मार्ग पे चलो, ट्रांसपेरेंट रहो, ईश्वर पे भरोसा रखो। किसी की ताकत नहीं है कि आपका कुछ खराब कर सके। 3 चीज़ों का समन्वय होना चाहिए, श्रद्धा, मेहनत और धैर्य। अगर ये 3 चीज़ें हमारे पास, किसी भी इंसान के पास होती है, तो उसको विश्व की कोई ताकत मात नहीं कर सकती। ये मैंने इसलिए बोला कि आज मैक्सिमम ये मैंने देखा हुआ है कि आप कोई भी ऑफिस में जाते हो तो आपका काम रुकता है, वो काम जल्दी करवाने के लिए वो लोग कोई डिमांड करते हैं, वो डिमांड आप उनको दे देते हो क्योंकि आप परेशान होना नहीं चाहते हो। जैसे कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, उसमें ड्रेनेज कनेक्शन का कुछ काम है, तो ड्रेनेज कनेक्शन का जो भी कोई वो जो ड्रेनेज अधिकारी है वो आपसे कुछ करप्शन मांगेगा, तो आप भी सोचोगे कि चलो भाई छोड़ो ना यार, दे दो उसको, तब जाके वो मेरे को ड्रेनेज कनेक्शन देगा। तो ऐसे भ्रष्टाचारी को आप प्रमोट मत करो ना, प्रोत्साहन मत दो। कितना टाइम नहीं देगा वो कनेक्शन, कितने टाइम नहीं देगा। हाँ ठीक है, आपको थोड़ी बहुत फाइट करनी पड़ेगी। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी है, नगर पालिका है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट है, जो भी है, मैं वापस बोल रहा हूँ, सब भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है। 20% लोग अच्छे भी हैं और उल्टा भी हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस तो है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने, विजय भाई रूपाणी जी ने खुद ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि यहाँ करप्शन है। अगर राज्य का मुख्यमंत्री अगर ये बोल रहे हैं तो है, वो निर्विवाद बात है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सोच समझ के बोला होगा। और मैंने तो यहाँ नवसारी में अनुभव कर लिया कि है भ्रष्टाचार। तो ये जो नीचे वाले लोग हैं ना, वो नहीं चाहते कि नरेंद्र भाई टिके रहें, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, क्योंकि उन लोगों को नरेंद्र भाई से जलन है, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो। नरेंद्र भाई की सिद्धि ये लोग नहीं देख पा रहे हैं,
हमारे वड़ा प्रधान जी की सिद्धि नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए ये लोग उनको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को महात करने के लिए हम सबको माननीय वड़ा प्रधान जी के साथ जुड़ जाना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए। तो वापिस मैं युवाओं को विनंती करता हूं, यूपीएससी क्लियर करो, आईपीएस बनो, आईएएस बनो, जीपीएससी क्लियर करो और प्रॉपर कोई भी डेजिग्नेशन पे बैठो, अगर ये राष्ट्र का अच्छा निर्माण करना है तो। आप सिर्फ सोचो, कई लोग रोते हैं ऑफिस में जाके, कई वीडियो एफबी पे हैं, कई ऐसे अच्छे कलेक्टर भी हैं कि गरीब लोगों की बहुत मदद करते हैं। तो हमें, ये हमारा राष्ट्र है, ये कोई किसी, अगर कोई ये सोच लें कि भाई ये मेरा नहीं, भाई हमारा राष्ट्र है, मेरा भारत है, और जो सबके लिए मेरा 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 हमारा, और हमारे राष्ट्र को हमें मजबूत बनाना है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मैं और बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ। टाइम लिमिटेशन है। वापस एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि किसी को एनकरेज मत करो करप्शन के लिए। अगर आपके पास कोई करप्शन मांगता है उसका सामना करो। दूसरा मेरा एक हेल्पलाइन नंबर है 7575076000। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 7575076000। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये पब्लिक हेल्पलाइन नंबर है। ये नंबर के ऊपर भी आप मेरे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, और बाकी कुछ भी क्वेश्चन आंसर है वो हम मैसेंजर में या आप पर्सनल भी मेरे साथ बात कर सकते हो। आप फेसबुक पे कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अभी दूसरा टॉपिक अपना जो है, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नेशन। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नेशन, हमारे राष्ट्र के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है। एक जिम्मेदारी तो पहले हो चुकी, बोल चुका मैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, वो हमारी जिम्मेदारी है ही। अभी वर्तमान परिस्थिति जो है, वो वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में मैं एक बात कर रखना चाहूँगा कि भाई हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। अभी पूरा राष्ट्र एक महामारी के सामने जूझ रहा है, कोरोना कोविड-19। कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में और पूरे हमारे भारत राष्ट्र में बहुत सारी मृत्यु हुई है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। तो अभी मैक्सिमम देश के लोग क्या कर रहे हैं, माननीय वड़ा प्रधान जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं कि इन्होंने ये किया, इन्होंने डिसीजन ठीक नहीं लिया, इन्होंने गलत किया, इन्होंने फला किया। हो सकती है किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन अभी जो समय है वो साथ में रह के काम करने का समय है। कई लोग जो होशियार है, बहुत कई लोग हैं ना जो ऐसे होते हैं, अपने आप को बहुत ही बुद्धिशाली समझते हैं, और वो अपनी जो बुद्धि, जो क्षमता है वो फेसबुक पे सिर्फ निकालते हैं या व्हाट्सएप पे निकालते हैं, फील्ड वर्क में आके काम नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन सिर्फ फेसबुक पे क्रिटिसाइज करना, जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको, और देश के वड़ा प्रधान को क्रिटिसाइज करना, बस उनको निंदा करनी आती है, वो और कुछ काम भी नहीं कर सकते। या फिर उनको जलन करनी आती है, जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके प्रति उनकी जलन होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सबको, कि हमारा एक फैमिली, हमारा एक घर है, हम 6-7 लोग रह रहे हैं, 5-6 लोग रह रहे हैं। हमारे घर के जो वडील है, समझो हमारे फादर है या जो भी वडील हैं, वो बहुत अच्छे से पैसा कमाते हैं, सबको सुख समृद्धि सब देते हैं, घर में टीवी फ्रिज सब कुछ है। तो आपको आपके पापा या जो भी एल्डर पर्सन है बहुत अच्छे लगेंगे कि भाई बहुत अच्छे से आप हमको संभाल रहे हो, रोज बाहर का खाना, ये वो, जाहो जलाली, मतलब मस्ती से रह रहे हो आप लोग उनकी मेहनत से। और कुछ ऐसा हुआ कि आपने 8-10 साल तो बहुत अच्छे निकाले, और बाद में कुछ ऐसा हुआ
कि उनकी परिस्थिति, कोई बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ और परिस्थिति डाउन होना शुरू हो गई, तो क्या आप अपने पापा को या अपने जो वडील हैं, एल्डर हैं, उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दोगे क्या? हाँ, क्या आप उनको घर से बाहर निकाल दोगे कि नहीं आपने 8-10 साल अच्छे से खिलाया, ठीक है अभी जाओ, आपके दिन बहुत खराब है, आप निकलो? नहीं, कोई ऐसा नहीं करेगा। आप क्या करोगे? कई लोग होंगे, एक दो नमूने होंगे जो ऐसा भी बोलेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो वो एक दो नमूने छोड़ के हम एक दो जो नमूने ऐसे लोगों को छोड़ के हमारी बात को कंटिन्यू करते हैं। आप ऐसा नहीं करोगे। आप क्या करोगे? पापा आप चिंता मत करो, आपने 8-10 साल हमको बहुत अच्छे से रखा ना, तो कोई बात नहीं, अभी बुरा वक्त आया है, तो बुरे वक्त में हम आपके साथ हैं, और अभी जो भी परिस्थिति हमारे घर में हुई है निर्माण आर्थिक, उसको हम सब साथ मिलके संभाल लेंगे। ऐसा करते हो ना? मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, संभाल लेते हैं घर के जो प्लस माइनस होते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन, उसको सब लोग संभाल लेते हैं। ऐसे ही फिलहाल हमारे जो बड़ा प्रधान हैं, उनको सबको साथ देने की जरूरत है, ना कि उनकी निंदा करने की। आप एक घर नहीं संभाल सकते, वो पूरा देश संभाल रहे हैं। कई खोपड़ियाँ जो आती है उनको क्रिटिसाइज करते हैं, कई खोपड़ियों को उनको जवाब देना है, क्या क्या कैसे संभालना है, तो उनकी निंदा मत करो, उनको सहकार दो। इनकी जो उम्र है ना, वो उम्र के, आप कोई भी अगर उनकी उम्र पे पहुंच के इतना काम करके दिखाओ, तब जाके पता चलेगा कि वर्क एफिशिएंसी क्या होती है। बाद में दूसरे कई लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि पुलिस वाले मारते हैं, पुलिस वाले, भाई आप निकले क्यों? लॉकडाउन है, मत निकलो ना। आप सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो, बाद में सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हो। ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम अपनी खुद की जिम्मेदारी समझे। क्या जिम्मेदारी? अभी जो कोरोना कोविड वर्तमान जो पड़े, वैसे तो राष्ट्र के प्रति हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्या जिम्मेदारी समझे हम? जो लोग भी जरूरतमंद परिवार हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सोचना चाहिए। मैक्सिमम लोग घर में बैठ के अपनी सुख साहिबे से चल रहे हैं, मैक्सिमम लोग, मैं सबका नहीं बोल रहा, मैक्सिमम लोग। और ऐसे कई अच्छे लोग हैं, वो खुद का ना सोच के सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। मैं मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, और बहुत बताना जरूरी इसलिए बता रहा हूँ, इसको अदर वे मत लेना। जब पहले दिन से हमारी पूरी टीम, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की पूरी टीम सेवा किया कार्य में लगी है, और हमारे बीएपी स्वामीनारायण मंदिर के जो संत श्रीओ हैं, संत श्रीओ के आशीर्वाद से सब कार्य हो रहा था और हो रहा है। करीबन 14 तारीख तक 1 लाख फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ज़्यादा होंगे कम नहीं होंगे। वो 1 लाख फूड पैकेट का डेटा मेरे पास है कि किन किन को फूड दिया है, विथ मोबाइल नंबर और विथ एड्रेस। ये सब ईश्वर की कृपा से सबके हुआ है। तो जैसे फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ, बाद में 14th को लास्ट डे रखा था कि भाई अभी ग्रेजुअली सब राशन किट के और बढ़ेंगे, तो फूड पैकेट सब लोगों ने डिसाइड करके ऑलमोस्ट फूड पैकेट का बंद किया। वैसे किसी को तकलीफ नहीं आने दी, जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ पहुँचाने का प्रयत्न किया। मैं अपना एक खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बताना, शेयर करना चाहूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 14th को ये कंप्लीट हुआ, 15th, 16th, 17th थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम चल रहा था। 18th को रात को मैं पूरी रात जगा। मैं माता जी के सामने, मेरे घर में जो मंदिर है वहाँ माता जी के सामने मैं बैठा और मैं बहुत रोया हूँ। मैं लिटरली रोया हूँ। मैंने रो के माता जी से ये मांगा कि लोगों को मैं भूखा नहीं देख पा रहा हूँ। मैं मतलब लोगों को दुख, जो लोग भूखे हैं, जो जरूरतमंद परिवार, उनको मैं भूखा नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ रास्ता निकाल, क्योंकि मैं तो इतना सक्षम आदमी हूं नहीं, मैं एक नॉर्मल परिवार से हूं। मुझे तो माध्यम बनना था, मुझे सेवा करनी थी।
मैं सुबह 4:30-5 बजे तक रोया हूँ माँ भवानी के सामने। बाद में मैंने उससे, जैसे नरसिंह मेहता जी ने हुंडी लिखी थी ना हमारे गुजराती में, हमारी हुंडी स्वीकारो ने महाराज रे शामड़ा गिरधारी, तो वैसे मैंने माता जी को हुंडी लिख के दे दी कि अभी तेरे को जो करना है कर, मेरी ये इच्छा है कि मेरे को 5,000 किट जरूरतमंद परिवार को पहुंचानी है, तुझे जो रास्ता निकालना है तू निकाल। तो ये हुआ मेरी माँ भवानी के प्रति श्रद्धा, लेकिन मैं उससे एक शब्द और बोलूंगा, अटूट श्रद्धा। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ श्रद्धा रखते हैं, मैं क्या करता हूँ, अटूट श्रद्धा रखता हूँ माँ भवानी के प्रति, ईश्वर के प्रति मेरी अटूट श्रद्धा है कि वो रास्ता निकालेगी। उसको बोल के छोड़ दिया। बाद में कहीं यही कोई 2-2.5 घंटा सोया हूँगा। वैसे भी मेरी नींद मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटा ही है, मैं ज़्यादा नहीं सो पा रहा हूँ। मैक्सिमम मेरी नींद 2 से 2.5 घंटा है। अभी आप इसको माता जी का चमत्कार समझो, जो कुछ भी समझो वो समझो। नवसारी के हमारे एक मित्र हैं, मैं उनका नाम बिल्कुल लेना चाहूँगा। नवसारी में श्रीनाथ आइसक्रीम करके एक दुकान है, वो नारायण भाई करके हमारे मित्र हैं, उनका फ़ोन आया सुबह सुबह कि भैया मैं 50 किलो आटा सेवा किया कार्य में देना चाहता हूँ। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी 50 किलो मत दो, 100 किलो दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। बाद में मेरे से नहीं रहा गया, तो मैंने उनको वापस, ये बात खत्म होकर फ़ोन रख दिया। तो बाद में मैंने उनको वापस फ़ोन किया कि एक काम करो ना, आप थोड़ा ज़्यादा ही करो ना, राशन किट ही करवा लेते हैं। तो वो बोले आपको जो ठीक लगे, वो जो मेरी करियाने की दुकान है आप वहाँ से राशन किट, ये मैं सत्य बता रहा हूँ जो भी है, जो फैक्ट हुआ है, तो वहाँ से आप राशन किट आपके हिसाब से करवा लो। तो मैंने वहाँ मेन जो 10-15 दिन चले ऐसी राशन किट के लिए क्या करना चाहिए वो मैंने उनको बताया कि भाई मेरे को 5 किलो आटा चाहिए, 5 किलो गेहूँ चाहिए, 2 किलो दाल चाहिए और एक ऑयल का पाउच चाहिए। सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए बेसिक। मैं चाय और उसके मसाले वगैरह में नहीं वो ये इन्वॉल्व हुआ था, ताकि किसी की परिवार का 10-15 दिन का राशन चल जाए। तो उन्होंने बताया कि भाई इतना इतना जो भी है उसका 11,000 होता है, तो उसमें मेरी 20 किट बन जाती है 550 रुपये के हिसाब से। तो मैंने वो भाई साहब को बताया कि भाई ऐसा, तो उन्होंने बोला ठीक, आपको जो उचित लगे वो करो। तो मेरे आनंद की मतलब लाइक मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मैं बहुत आनंदित हो चुका। कौन सा आनंद था, किसी के घर पे अनाज जाएगा उसका आनंद था। ये हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कि भाई राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी, इसका एक भाग है। जो हमारे राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं, हमारे भाई बहन, जो बेटियां, जो वडील, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा सब लोग सोचे तो किसी को राशन किट की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर ऐसा सब लोग सोचे तो किसी को फूड पैकेट देने की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर हम हमारे नवसारी की बात करें, अगर नवसारी में से सिर्फ हर एक घर में से 2-2 लोग राशन किट निकाले तो हर एक घर में राशन किट पहुंच जाएगी। खैर अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे मेरे कार्यकर्ता जो भी हैं, हमारे कार्यकर्ता किट डिस्ट्रीब्यूशन में ही लगे हुए हैं। आज हमने लास्ट दिन रखा है किट डिस्ट्रीब्यूशन का। कल जाके अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज 3rd लॉकडाउन का लास्ट डे है। तो जो भी अभी और लॉकडाउन थोड़ा माइल्ड होने जा रहा है कल से, तो ऐसे करके राशन किट का स्टार्ट हुआ और संत श्रीयों के आशीर्वाद से बाद में कंटिन्यू सब फ्लो चालू रहा। और दूसरे सबसे बड़ी बात, जो किन्नर समाज रहता है, जो किन्नर समाज की मासीबा रहती हैं, उनका मेरे पे फ़ोन आया। ये भी एक अलौकिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उनका फ़ोन ये आया कि भाई हमने ये पढ़ा, मैंने एक मैसेज वायरल कर दिया था कि अगर किसी को भी राशन की ज़रूरत है, राशन किट की, तो मेरे ये नंबर पे फ़ोन करना। वो मैंने वो नंबर कौन सा डाला था, 7575076000 वाला नंबर मैंने पब्लिकली कर दिया था। तो उनका फ़ोन आया कि आपका ये मैसेज पढ़ के हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम जितनी मासीबा हैं जो भी किन्नर समाज की, वो आपके लिए एक अखंड दीप का प्रागट्य, अभी दीप शुरू कर रहे हैं और आपके लिए माता जी से पूजा करेंगे और आपका जो भी संकल्प है वो पूर्ण होगा। तो अभी इसको माता जी का चमत्कार नहीं तो क्या और क्या कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि अगर आप चाहो कि भी कुछ करना है निस्वार्थ भाव से, तो पूरी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ हो जाएगी।
पूरी ईश्वरीय शक्ति। बाद में डोनेशन आना शुरू हुआ, संतों के आशीर्वाद, मंदिर में से सब कुछ हुआ और सब अच्छे से चला। और करीबन 1000 के आसपास किट हम लोगों ने आज तक डिलीवर की है, और अगर जरूरत पड़ी तो कल जाके वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये हुई हमारी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति, एक छोटा सा एग्जांपल। दूसरी एक बात, जो अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो मजदूर वर्ग जो हैं, जो काम करने वाले भाई बहन हैं, उनकी परिस्थिति आप देखो हाईवे पे क्या हो रही है। हम लोग देख के क्या बोलते हैं, अरे रे बहुत बहुत खराब हो रहा है इनके साथ, सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे भाई खुद जिम्मेदारी लो ना। ये मेरा है ऐसा समझो ना, ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार के लोग हैं, इनके लिए मुझे कुछ करना है। सब कुछ सरकार, सब कुछ पुलिस करेगी, सब कुछ कलेक्टर करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? वो व्यवस्था के भाग से एक प्रशासन, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे, सिस्टम संभाल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम काम एनजीओ ने किया है, कई सारे एनजीओ ने किया है मैक्सिमम काम। अगर एनजीओ नहीं होती तो पॉसिबल नहीं होता। ऐसे राष्ट्र के कई लोग अगर बाहर आ जाए तो किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आराम से चल सकता है। तो वैसा हम लोगों ने भी एक इनिशिएटिव उस दिन लिया कि मजदूरों को अच्छे से मेडिकल करवा के उनको खाना खिला के कैसे मूव करवाया जाए। तो हमारे यहाँ के लोकल धारासभ्य, यहाँ के जिला पुलिस वड़ा, यहाँ के कलेक्टर मैडम, सब लोगों ने साथ में मिलकर ये सब काम किया और अच्छे से हुआ। तो हमारा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है राष्ट्र हित में। ये नहीं कि दूर से तमाशा देखते रहे और बाद में क्रिटिसाइज करते रहे, निंदा करते रहे कि कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बहुत खराब है, ये है वो है। अरे भाई आप क्या कर रहे हो, आप कितना कर रहे हो वो देखो, आप क्या कर सकते हो वो देखो। आप कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो इंटरफियर मत करो, जो लोग काम कर रहे हो उसमें फिक्र मत डालो। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं हमारे राष्ट्र में, वो क्रैब्स के जैसे। एक घर में एक एक्वेरियम रहता है, एक्वेरियम टूट जाता है, सब क्रैब्स बाहर आ जाते हैं, तो जो घर मकान मालिक हैं वो क्रैब्स को डाल के एक जार रहता है कांच का, उसमें डालता है, ढक्कन बंद नहीं करता। उसका फ्रेंड पूछता है उसको, अरे यार उसका ऊपर का ढक्कन तो बंद कर, वो क्रैब्स सारे बाहर आ जाएंगे। वो बोलता है कुछ चिंता मत करो, कोई बाहर नहीं आएगा, वो जो क्रैब्स ऊपर आ रहा है उसको नीचे वाला खींच ही देगा, अंदर जो दूसरा क्रैब्स है वो। तो हमारी परिस्थिति ऐसी है, जो काम कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करना, उसके पैर खींचना, उसको ठीक से काम नहीं करने देना, ऐसे मैक्सिमम लोग समाज में अभी पड़े हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी विनती है कि वो क्रिटिसाइज या निंदा करने से अच्छा है कि आप लोग भी कुछ काम करें, और ना कर सकते तो कम से कम घर में चुपचाप बैठे रहो, और जो काम करे उसको मोटिवेट करो। उनको मोटिवेट करोगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रेरणा मिलेगी उनको। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में कि अभी जो महामारी है उनका हम सामना कैसे करें। तो कई सूचन सरकार ने दिए, जैसे मास्क पहन के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, क्योंकि हमें अभी ये आदत में डालना पड़ेगा। तो ये हुआ एक कोविड की बात। दूसरी, हमारे राष्ट्र प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, सबसे अहम बात बताने जा रहा हूँ। हमारे राष्ट्र में, मैं हो सकता है फिगर में शायद गलत हो सकता है, जब तक मुझे नॉलेज है तब तक ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना है कि पूरे राष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ 4% लोग, 4% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 4% लोग। तो कई लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स ही चोरी कर रहे हैं। तो राष्ट्र कहां से आगे आएगा? बाद में अपेक्षाएं तो हम लोग बड़ी बड़ी रखते हैं। अभी सिर्फ समझो कि 4% लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ सोचो, ये जो इनकम टैक्स पे करने का रेशियो धीरे 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 और बढ़ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। राष्ट्र बहुत बुलंदी पे आएगा। और मैं इसलिए आज कोई भी किसी को सलाह नहीं दे सकता, लेकिन मैं तो इसलिए कि भाई मैं एकदम ट्रांसपेरेंट हूं, क्लियर हूं। मेरी एक एक चीज मेंशन है इनकम टैक्स में। मेरे घर में जो मोबाइल है, जो कुछ भी है, सब प्रॉपर, छोटी छोटी चीजें लेके जो भी है वो सब प्रॉपर। तो मैक्सिमम लोग इनकम टैक्स पे करना शुरू करें तो राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत अच्छा होगा। और मेहरबानी करके ये शब्द मत निकालिए
कि ये देश ने मेरे को क्या दिया। अरे भाई, तूने देश को क्या दिया? देश ने तो तेरे को बहुत कुछ दिया। तेरा जन्म ये देश में हुआ, तेरा जो जन्म हुआ वो अस्पताल ये देश की थी, तेरे मेडिकल जो भी थे वो देश के थे। यहाँ तेरा बर्थ सर्टिफिकेट बना वो भी ये देश का था। जन्म देते वक्त तेरी माँ की दवाई हुई वो भी ये देश की थी। तो बीमार हुआ और जो दवाई वो भी ये देश की थी। तो थोड़ा बड़ा हुआ और जो पढ़ाई करी वो स्कूल भी ये देश की थी। तो बड़ा हुआ और कॉलेज गया वो भी ये देश का था। तो कॉलेज जाके अफसर बना और जो ऑफिस में बैठता वो भी ये देश का है। मेहरबानी करके ये मत बोलो कि देश ने मेरे को क्या दिया। पहले ये सोचो कि आपने, या मतलब मैंने ये देश को क्या दिया। मैं ये देश को क्या दे सकता हूँ, मेरे देश को मैं क्या दे सकता हूँ। जब तक आप खुद अपने राष्ट्र को अपना नहीं समझोगे, ये राष्ट्र कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप लोग आपके घर की दीवारों को कैसा संभालते हो? जब आपके जैसे घर में कलर वगैरह सब अच्छे से करवाया है और उसके पर थोड़ा भी दाग लगे तो आपको पसंद नहीं है, तो देश के ऊपर दाग आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? क्योंकि आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरा देश है। मैक्सिमम लोग स्वार्थ की भावना से जी रहे हैं। हाँ, राष्ट्र भावना है लेकिन क्षणिक क्षणिक। भारत पाकिस्तान की मैच होती है और भारत जीत जाता है तो सब लोग रास्ते पे उतर आते हैं और क्रैकर्स और ये और मतलब पागलों की तरह, और क्रिकेट में अपना देश प्रेम दिखा देते हैं। देश प्रेम दिखाना है तो आर्मी में जाइए। अभी तो सरकार ने एक नया ये लाया है, 3 साल के लिए भी आप आर्मी में जा सकते हो। उसकी भी डिटेल शॉर्ट टाइम में डिक्लेयर होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, भारत पाकिस्तान की मैच हुई और आपका राष्ट्र प्रेम एकदम जाग उठा और आप लोग बाहर आए, चिल्लम चिल्ली करी, और बाद में ये राष्ट्र प्रेम नहीं है, ये दिखावा है। राष्ट्र प्रेम, मेरे गांव की सड़कें अच्छी हैं, मेरे गांव में भ्रष्टाचार नहीं है, हो रहा है तो मैं इसको कैसे रुकवाऊं। मेरे शहर के रोड अच्छे हैं, नहीं है तो उसके लिए मैं क्या करूं। जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको खुला करो। दुश्मनी लेनी पड़ेगी ऐसे लोगों के साथ। क्यों दुश्मनी लेनी है? हमें एक ही चीज़ याद रखनी है, हमारे भारत देश के वड़ा प्रधान, माननीय वड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वप्न है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। वो स्वप्न को साकार करने के लिए ऐसे जो लोग भी हैं, चाहे वो यही पार्टी के क्यों ना हो, अगर हो तो उनके सामने भी हमें आना पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों को कुछ पड़ी नहीं है, नरेंद्र भाई आए नहीं आए उनको कुछ पड़ी नहीं है। ये लोग तो कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं, इनको कुछ पड़ी नहीं है। ऐसे कई लोग जो ये बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जिनको वो जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, वो समझ जाएंगे कि ये मेरे पे आया। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी नेगेटिव साइड लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं जो भी है मुंह पे बोलता हूँ, स्पष्ट बोलना मुंह पे। तो इसीलिए हम कई लोगों को पसंद नहीं है, और उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भ्रष्टाचार मुक्त तो हम करवा के ही रहेंगे। ये भी एक जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रति हमारी। तो हमारे जो शहर है, मेरा जो गांव है, वो सब बराबर है। जो भी छोटे मोटे कार्य हो रहे हैं वो सब बराबर हो रहे हैं। कितने लोगों के राशन कार्ड बाकी हैं, कितने लोगों के आधार कार्ड बाकी है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिविलियन मैं उनकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। मैं अपने सिटी को कैसे क्लीन रख सकता हूँ। मैं रास्ते पे ना थूकूँ, सरकार के जो नियम है वो नियमों का पालन करूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा बहुत कुछ है। स्वच्छता रखनी, जैसे
माननीय बड़ा प्रधान जी बोलते हैं जो भी वो कुछ ना कुछ मिशन देते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं, उनके शब्दों को फॉलो करते हैं। करुणता है सिर्फ यही कि इनके ये शब्दों को किसी ने फॉलो नहीं किया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, इनका जो ये स्लोगन है, वो स्लोगन को किसी ने फॉलो नहीं किया। ये करुणता है राष्ट्र की। हाँ, जब स्वच्छता का बोलते हैं तो कई लोग ये दिखावा करने के लिए सब लोग आ जाते हैं, आधा घंटा 10-15 मिनट थोड़ा साफ सफाई किया, ये ऑफिसर लोग और सब कोई भी, जो भी लीडर है वगैरह जो कुछ भी है, वो सब कुछ फॉलो करते हैं। लेकिन माननीय बड़ा प्रधान जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो सपना है वो कोई फॉलो नहीं करता। वो हमें करवाना है, वो हम युवा करवाएंगे। तो ये हुई जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति, हमारी जिम्मेदारी। हमारा सिटी क्लीन है, हम क्लीन सिटी को क्लीन रखने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं राष्ट्र निर्माण में। हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचाएं, ऐसा क्या करें, पेट्रोल कैसे बचाएं, तो एक जिम्मेदारी हुई। अभी पॉल्यूशन बहुत कम हो गया लॉकडाउन की वजह से। मैं तो माननीय बड़ा प्रधान जी से डिमांड करने वाला हूँ कि एटलीस्ट मंथली, हर महीने की 1 तारीख और हर महीने की 15 तारीख परमानेंट लॉकडाउन होना चाहिए। हर महीने की 1 तारीख को लॉकडाउन होना चाहिए और हर महीने की 15 तारीख को। ये सब खत्म हो जाए उसके बाद वो नया एक नियम लाना चाहिए, ताकि कम से कम करोड़ अरबों रुपये बचेंगे, करोड़ अरबों का पेट्रोल बचेगा, पॉल्यूशन फ्री होगा, राष्ट्र पॉल्यूशन फ्री होगा। जो प्राणी हैं जो वो मुक्ति से मतलब विचरण कर सकेंगे। तो दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति, मैं भूल जाऊं उससे पहले, हमें हमारे युवाओं को व्यसन मुक्त करवाना है। मैक्सिमम युवाओं जो भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम टोबैको, स्मोकिंग, ड्रग्स, ड्रिंक्स सब में लगे हुए हैं। मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि मुझे कोई हैबिट नहीं है, कोई हैबिट मुझे नहीं है। आज का युवा धन जो है वो खोखला हो चुका है। 25 साल का युवा युवा लगता नहीं है। आज के अगर ऐसे युवा जो ड्रग्स, टोबैको, स्मोकिंग ले लेके पूरे खत्म हो चुके हैं, ये इसलिए राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि सिर्फ ये एक हैबिट, अगर वो बंदा पूरी तरह से अच्छा है, लेकिन उसकी ये एक हैबिट की वजह से उसके परिवार को भी नुकसान होगा और राष्ट्र को एक युवा गंवाना पड़ेगा। तो मेहरबानी करें व्यसन से दूर रहिए। अहम बात दूसरी एक, हमारे युवा जो टैलेंटेड है टेक्निकली या कंप्यूटर क्षेत्र में या मैकेनिकल क्षेत्र में या XYZ कोई भी क्षेत्र में, वो पूरा युवा धन बाहर जा रहा है। ये राष्ट्र के लिए चिंता की बात है। एब्रॉड जा रहा है। अभी चाइना ने पूरे विश्व के साथ किया, लोगों ने बोला कि चाइना का बहिष्कार करो, चाइना की कोई भी चीज़ मत खरीदो, ऐसा लोगों ने बोलना शुरू किया। लेकिन एक कड़वा सत्य ये भी है, अभी मैं जो बोलने जाऊंगा शायद किसी को पसंद ना भी पड़े, लेकिन टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व में से अभी ऐसा कोई नहीं है जो चाइना को मात कर सके। क्योंकि ऑटो पकड़ो या इलेक्ट्रॉनिक्स पकड़ो या इलेक्ट्रिकल्स पकड़ो या XYZ कोई भी फील्ड पकड़ो, चाइना के प्रोडक्ट होंगे ही होंगे ही होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? माननीय बड़ा प्रधान जी ने बोला मेक इन इंडिया। वो मेक इन इंडिया के लिए वो युवा यहाँ रहना जरूरी है, वो युवा भारत देश में रहना जरूरी है। युवा तो पलायन हो रहा है। क्यों पलायन हो रहा है? ये पूरे राष्ट्र की जो सिस्टम बन चुकी है, वो राष्ट्र के सिस्टम से युवा परेशान हो चुका है। युवा ये बोलता है कि राष्ट्र में मेरा जो टैलेंट है वो टैलेंट दब जाता है, और ये कड़वा सत्य है। माननीय बड़ा प्रधान जी को भी ये ध्यान में लेना चाहिए। अभी हम लोग बहुत प्राउड से बोलेंगे कि भाई गूगल के जो CEO है वो हमारे भारतीय हैं। अरे भाई गूगल के CEO हमारे भारतीय हैं, लेकिन भारत में से एक टैलेंट तो चला गया ना बाहर।
बाहर जाए मतलब प्राउड की बात, और भारत देश में रह के कुछ बुलंदी प्राप्त कर दो, वो प्राउड की बात नहीं है। कि मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि पूरे विश्व को पूरा उल्टा होना पड़ेगा, कि अगर भारत में जाएंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा करना पड़ेगा। तब जाके हम माँ भारती को परम वैभव का सुख प्राप्त करवा पाएंगे। टैलेंट तो भारत देश में बहुत सारा है। सूरत में कोई एक अंकल है, काठियावाड़ी अंकल है, उन्होंने मारुति फ्रंटी में 1 लीटर पानी से वो 80 किलोमीटर गाड़ी चलती है। टैलेंट दब गया। व्यारा का एक लड़का है 13-14 साल का, उसने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया है कि अगर आप ड्रिंक करके गाड़ी में बैठते हो तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। टैलेंट दब गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वो टैलेंट दबने की वजह हमारी सिस्टम। इस सिस्टम में जो लोग बैठे हैं इनको और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। किसी को कोई टैलेंट की नहीं पड़ी है। हाँ है, 20 लोग अच्छे होंगे, 20% लोग अच्छे होंगे, 80% खराब भी हो सकते हैं, या 80 होंगे 20% खराब हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो हमें हमारे राष्ट्र का निर्माण बहुत अच्छे से करना है, सब युवाओं को मिलके। मैं वापस बोलता हूँ, मेरे जो भी सेमिनार रहते हैं और जो भी सब्जेक्ट रहते हैं करीबन 3-3.5 घंटे के रहते हैं, एक सब्जेक्ट, और मुझे टाइम लिमिट में 3 सब्जेक्ट खत्म करने हैं। वैसे मीर भैया ने बताया कि टाइम लिमिट का कोई इशू नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि लोग अभी बोरिंग हो जाए। फिलहाल 1-to-1 तो बहुत अच्छा रहता है। तीसरा हमारा सबसे अहम सब्जेक्ट है, जो आज का टॉपिक, सब्जेक्ट नहीं बोला जा सकेगा उसको, नहीं बोल सकते, टॉपिक जो है बेटियां। ये शब्द ही बहुत बड़ा है। बेटियां सुरक्षित, राष्ट्र सुरक्षित, ये मेरा खुद का स्लोगन है। मैंने स्लोगन बनाया कि बेटियां सुरक्षित, राष्ट्र सुरक्षित। जिस राष्ट्र में बेटियों की जो आह निकलती है ना, वो राष्ट्र कभी आगे नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। भले ये भारत देश में मैं बैठा हूँ और भारत देश का नागरिक हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर ये राष्ट्र में बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी तो ये राष्ट्र कभी आगे नहीं आएगा। अगर ये राष्ट्र में गौ हत्या होती रहेगी, ये राष्ट्र कभी आगे नहीं आएगा, नहीं आएगा। आह निकलती है, वो आह से एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वो नेगेटिव वाइब्रेशन ये राष्ट्र को कभी आगे नहीं आने देगा। अगर ये मेरे वाक्य के ऊपर किसी को हंसी है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए और बेटियां सुरक्षित रहे उसके लिए सबसे पहले हमें हमारी बेटियों को सक्षम बनाना होगा। अभी तक मैंने करीबन 26,000 बेटियों को, 26,000 से ज़्यादा बेटियों को सुरक्षा की ट्रेनिंग दी है, सेमिनार दिए होंगे, और वो सब मैं निःशुल्क करवाता हूँ। मैं मेरे हर एक सेमिनार में बोलता हूँ कि मैं नसीबदार हूँ कि ईश्वर के, मतलब मैं प्रार्थना, एक आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन कंप्लेन भी करता हूँ कि मैं नसीबदार हूँ कि तूने मुझे एक सुंदर बेटा दिया है, लेकिन मैं कम नसीब हूँ कि तूने मुझे बेटी नहीं दी। उसके पीछे भी उसका कुछ रहस्य होगा, तो इसीलिए कुदरत ने मुझे ये काम में लगाया है। और मैं कई बार रात भर माता जी के सामने बैठ के रोता हूँ बेटियों की सुरक्षा के लिए। मेरी आंखों में जनरली आंसू नहीं आते हैं, मैं सिर्फ माता जी की उपासना करता हूँ तब मेरी आंखों में आंसू रहते हैं, और जब बेटियों की कोई बात रहती तब मेरी आंखों में आंसू रहते हैं। तो आप सिर्फ सोचो, ये जो बलात्कार करने वाले जो लोग हैं, 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं, 2 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं, 5 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं,
हिल जाता हूँ मैं अंदर से, मतलब बहुत बहुत क्रोध आता है। बाद में मैं बैठा नहीं रहता हूँ, मैंने आगे भी बोला था कि विचार करके बैठा नहीं रहा हूँ। इसके लिए क्या करना है? तो बेटियों को सक्षम बनाना है। नो डाउट छोटी बच्चियाँ जो हैं उनको संभाल रखने जैसे, लेकिन वो ग्रेजुअली बड़ी होती है, उनको बैड टच, गुड टच, ये सब सिखाना चाहिए। मैं मेरे क्लास में सिखाता हूँ बच्चियों को। लेकिन जब बेटियाँ बड़ी होती हैं तब उसको सेल्फ डिफेंस आना जरूरी है। सेल्फ डिफेंस आना जरूरी है बेटियों को। आजकल कोई भी माँ बाप वो दिशा में नहीं जा रहे हैं। अगर आपके सिटी में फैशन शो की कंपटीशन का अगर डिक्लेरेशन होता है तो 500 एंट्री फॉर्म आएंगे, लेकिन अगर आपके शहर में आपकी बेटियों के लिए सेल्फ डिफेंस निःशुल्क सिखाएंगे ऐसा डिक्लेरेशन होता है तो हार्डली 4-5 एंट्री आएगी। ये सत्य, कटु सत्य है, करुणता है ये। बॉम्बे में देखा जाए तो 100 में से 60 बेटियां कराटे सीखती है, मार्शल आर्ट सीखती हैं। गुजरात में रेशियो बहुत कम है, दूसरे कई जगह पे बहुत अच्छा रेशियो है। तो बेटियों को मार्शल आर्ट सीखना जरूरी है। हाँ, हम दूसरे हर एक आर्ट को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, जितने भी आर्ट हैं, हारमोनियम है, तबला है, संगीत है, ड्राइंग है, स्विमिंग है, जो कोई भी आर्ट है वो हर एक आर्ट को मैं दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ। लेकिन मार्शल आर्ट्स एक ऐसा विषय है, एक ऐसा आर्ट है कि वो आपको सुरक्षित रखता है। और कई लोगों को तो ये है कि जो कराटे जो है, मार्शल आर्ट्स जो है वो जापान से नहीं है, ये मूल अपना ही है, भारत का है। कलारी पयत नाम की जो संस्था, उनके जो स्थापक थे बोधिधर्मा नाम के बौद्ध धर्म ने इसकी स्थापना करी थी करीबन 1200 साल पहले। इसकी शोध करी थी मार्शल आर्ट्स की। और आपको थोड़ा ताजुब लगेगा कि मार्शल आर्ट्स की जो भी ये उसकी जो मूवमेंट्स है या जो कुछ भी ब्लॉक्स है या जो अटैक्स हैं वो सब प्राणियों के ऊपर से लिए गए हैं। डिफेंस की टेक्निक है, अटैकिंग दोनों। उसका एक सिंपल एग्जांपल, जैसे आप कई बार देखना कि जैसे ईगल ऊपर से आती है और सांप के ऊपर कैसे अटैक करती है, या जो चीता है वो अटैक करने के बाद कैसे स्टांस लेता है, पोजीशन लेता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल था। तो बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए उनको कराटे सिखाना जरूरी है। जो लोग भी ये देख रहे हैं मैक्सिमम ये बात को स्प्रेड करें, ये वीडियो को भी स्प्रेड करें, शेयर करें। जहाँ भी आप हो, जो भी सिटी में है, जो भी जिले में हो, जो भी राज्य में हो, जहाँ भी हो, अपनी बेटियों को मार्शल आर्ट सिखवाइए, बहुत ही जरूरी है। कराटे से बेटियां मेंटली भी स्ट्रांग बनेंगी, फिजिकली भी स्ट्रांग बनेंगी, विल पावर उनका बहुत ही बढ़ेगा। और नज़दीकी भविष्य में मैं एक इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि बेटियां क्या नहीं कर सकती। जैसे पाकिस्तान में 14 साल की मलाला नाम की बेटी ने आतंकवादियों को घुटने पे लाया था। अभी हमारे भारत देश में 21 साल की, 22 साल की कई बेटियां IAS IPS है। वो कितना प्राउड फील होता है जब एक 21-22 साल की बेटी को हजारों पुरुष सैल्यूट करें, तो कितना प्राउड फील होता है। और पुरुष को एक अपना खुद का अहंकार होता है, पुरुष अहंकारी होता है, उसमें मैं भी आ जाता हूं। अगर पुरुष का अहंकार अगर कोई कम कर सकता है तो वो है बेटी। तो आप सिर्फ सोचिए कि 21 साल की, 22 साल की बेटी IAS IPS है और असंख्य लोग उसको सैल्यूट कर रहे हैं, तो कितना प्राउड फील होता है। तो बुलंदी पे लेके जाने के लिए बेटियां सुरक्षित होना जरूरी है, बेटियां सक्षम होना जरूरी है। और माँ बाप फिलहाल जो वर्तमान परिस्थिति में क्या हो रहा है, आज
किसी भी पेरेंट्स की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी बेटी का मोबाइल चेक करे या अपने बेटे का मोबाइल चेक करे। जो लोग ये देख रहे हैं, मैं उनको, कई लोगों को प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अगर आपकी बेटी 19 साल की, 20 साल की, 21 साल की, 16 साल की, जो भी आपकी बेटी है, जो टीन एज में है, आपने अपनी बेटी को लास्ट में कभी हग किया, गले लगाया? आपने कभी लास्ट में अपनी बेटी के सर पे तेल डाला? छोटी छोटी बातें हैं, बहुत मायने रखती हैं। पिता जो रहता है, पिता वो तो ये समझता है कि मेरी बेटी बड़ी होगी, अभी मैं उससे रिजर्व रहूंगा। अरे भाई, वो बेटी है। और वर्तमान परिस्थिति क्या है? माँ जो है वो अपने घर के कार्य में लगी हुई है, पूजा पाठ में लगी है। पिताजी जो हैं वो बिजनेस में लगे हुए हैं और रात को लेट से आते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जिसके लिए आप कमा रहे हो वही आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि आपने गलती ये करी कि आपने आपकी बेटी को हूंफ नहीं दी, हूंफ प्यार नहीं दिया, इसीलिए बेटी आपको छोड़ के चली जा रही है। मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने खुद नहीं लव मैरिज करी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन ऐसा क्या होता है कि बेटी को जब 24, 25, 20, 21 साल की माँ बाप करते हैं और बेटियां छोड़ के चली जाती हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलतियां होती हैं। ये एक टॉपिक पूरा अलग है, उसको कभी लेंगे। और मेरे सेमिनार दूसरे लाइव रहते हैं, उसके ऊपर भी आप देख सकते हो। तो मैंने जब एक एग्जांपल देने जा रहा हूं कि फ्यूचर में मैं क्या करना चाहता हूं, आपकी जिद क्या करवा सकती है। अगर आप निस्वार्थ भाव से कोई जिद करते हो ना, तो वो बहुत कुछ कार्य करवा सकती है। 2011 में मैं यहाँ नवसारी में, यहाँ जो गुजरात राज्य में जो गौ हत्या का जो कानून था, उस पर 50 रुपया दंड की जोगवाई थी। पेनल्टी सिर्फ कितनी? 50 रुपीज। तो माननीय वड़ा प्रधान जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे, तो मैंने उनको 2-3 मरतबा लिखित में दिया था कि ये कानून के लिए कुछ करना चाहिए। बाद में हो सकता है कोई समय का अभाव हो या कुछ भी हो, तो मेरे में थोड़ी ये था कि भाई कैसे भी करके कानून बनना चाहिए। तो मैं आमरणांत उपवास पे बैठ गया था 2011 में, और करीबन 5 दिन तक पानी का त्याग किया था, और छठे दिन पानी और मतलब पारना करवाया था। और मेरी जो भी शर्तें थी कानून बनाने के लिए, वो शर्तें गुजरात सरकार ने मान्य रखी। इसमें कहीं पे भी मैंने किया ऐसा नहीं है, वो ईश्वर ने निमित्त बनाया और हमने कर दिया, माध्यम बनाया और हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। तो नया कानून बना। नया कानून बनने के बाद आज गुजरात में गौ हत्या पे बहुत बड़ी पेनल्टी वगैरह है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है विजय भाई रूपानी जी, उन्होंने और कड़क कानून बनाया। तो ये हुआ जिद का परिणाम। अभी अगली में एक इनिशिएटिव में लेने जा रहा हूं, वो शॉर्ट टाइम में मैं डिक्लेयर करूंगा। अभी फिलहाल मैं पूरा खुल के डिक्लेयर नहीं करूंगा। मैं बेटियों की सुरक्षा के लिए विशेष कुछ करने जा रहा हूं, और उसमें सरकार को करना पड़ेगा। मेरी बेटी नहीं है, भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी है, लेकिन मुझे पूरे राष्ट्र की बेटी सुरक्षित चाहिए। तो मेरा जो लक्ष्य है वो बलात्कार मुक्त गुजरात नहीं, मुझे बलात्कार मुक्त भारत चाहिए। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बलात्कार मुक्त विश्व रहे, क्योंकि ये बहुत ही घिनौना दुष्कृत्य है। तो उसके लिए मैं एक इनिशिएटिव लेने जाने वाला हूं, और सरकार को कुछ ना कुछ नया कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी जिद रहेगी।
वो जीत किसके लिए है? बेटियों के लिए। तो ये भी हुई हमारे राष्ट्र के लिए हमारी एक जिम्मेदारी। अगर मैं ऐसा सोचूं, ये मैं जितने भी कार्य कर रहा हूं और मैं सोचूं कि मुझे ये सब कार्य करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरी खुद का बिजनेस है, मेरी शॉप है, अच्छे से काम करूं तो मैं अच्छे से काम कर सकता हूं, ये क्यों सब झमेले में पड़ूं? नहीं, मुझे कुदरत ने विशेष कार्य के लिए यहां जन्म दिया है और वो मैं कार्य कर रहा हूं। और ये हर एक विश्व में जितने भी लोग जन्म लेते हैं, ये हर एक लोगों के लिए लागू पड़ता है कि आप अपने आप को पूछो, आप आईने के सामने खड़े रहो और अपने आप को पूछो कि वाई आई एम, मुझे कुदरत ने जन्म क्यों दिया है। और ये भी पूछो कि यही माँ के कुख से क्यों जन्म दिया है। और ये भी पूछो कि यही ज्ञाति में जन्म क्यों दिया है। और ये भी पूछो कि यही शहर में और यही गांव में जन्म क्यों दिया है। तो ये सब रहस्य कुदरत के, अगर जिस दिन आपको ये रहस्य पता चल गया तो आपके जीवन में यूटर्न आ जाएगा। मैं अपनी बात करूं तो मेरा जन्म क्यों हुआ है वो रहस्य के करीब करीब मैं पहुंच चुका हूं कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। सी, गॉड इज अवर डायरेक्टर। उन्होंने हमें एक पात्र दिए हुए हैं, वो पात्र निभा के हमें निकल जाना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, बेटियों के विषय में ये विषय इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है हमारी बेटी के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे जो वडील हैं राष्ट्र में उनके प्रति। तो कई लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं। कब बनेगी? जब आप खुद ये हमारे राष्ट्र को पूरे परिवार के दृष्टिकोण से देखोगे तब। अगर आप में स्वार्थ भावना है तो आप राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। निस्वार्थ भाव से अगर आप कुछ करोगे तो आप राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर पाओगे। आप सिर्फ सोचो, ऐसे कई लोग, मैं तो एक सूक्ष्म जीव हूं, मेरा विशेष, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरा बहुत सारा योगदान है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो हार्डली हम बोल सकते कि भाई 5% लोग सब ऐसे कार्य में लगे हुए हैं। मैं ये बोलूं कि और लोग इसमें ऐसे कार्य में जुड़ जाए तो कितना अच्छा होगा। बेटियों की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों के लिए, सेवाकीय कार्य के लिए, गाय माता की रक्षा के लिए, पशुओं की रक्षा के लिए, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, जो भी अबोल जीव है उनकी रक्षा के लिए। तो ये सब लोग खुद अपना सोचेंगे कि भाई हाँ, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, तब जाकर राष्ट्र का कुछ निर्माण होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हमारी 84 लाख योनियां होती है, मतलब कि जन्म अलग अलग प्रकार के जन्म होते हैं। बिल्ली है, गाय है, कुत्ता है, चूहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी मैं बात जो बोलने जा रहा हूं कभी भी किसी के ध्यान में नहीं आई होगी, लेकिन जितने भी 84 लाख योनि जो मतलब जन्म है वो सब हॉरिजॉन्टल हैं। 84 लाख में सिर्फ हम एक जो है मनुष्य वो वर्टिकल है, बाकी के सब हॉरिजॉन्टल। कोई भी जीव देख लो। ऐसा क्यों? तो ये भी एक कुदरत का रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। ये रहस्य जानने के किसी ने कभी मतलब उस दिशा में सोचा ही नहीं। अरे कभी आपने अपने आप के लिए टाइम भी नहीं निकाला कि भाई वाई आई एम, मेरा जन्म क्यों? इतना भी टाइम निकालोगे भी बहुत बहुत कुछ रहस्य जानने को मिल जाएंगे कि भाई मेरा जन्म क्यों। तो कुदरत ने ये जो रचना बनाई उनकी पूरी, वो रचना जो सृष्टि जो बनाई वो सृष्टि को संभालने के लिए हमें भेजा है कि मेरी ये जो रचना है तू जा नीचे और उसको संभाल। लेकिन हमने क्या करा? पूरा उल्टा कर रहे हैं, कुदरत की रचना का विनाश कर रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं गलत तरीके से,
और वापिस ये दलदल में वापिस आ रहे हैं, 84 लाख के चक्र में वापिस आ रहे हैं। देव को भी मोक्ष चाहिए तो मनुष्य जन्म अनिवार्य है। अगर देव को भी मोक्ष चाहिए तो मनुष्य जन्म अनिवार्य है। हो सके उतने अच्छे कार्य करके निकल जाओ, लेकिन कभी भी कर्म मत बांध दो। मैं कर्म नहीं बांधता हूं। हाँ, मैंने भी कोई गलतियां करी होगी, पाप किए होंगे। मेरे पे अगर मच्छर बैठता तो मैं मच्छर नहीं मारता, क्योंकि मुझे मच्छर बनाना नहीं आता, तो इसलिए मैं कर्म नहीं बांधता। तो मुझे क्या कर्म करने हैं अभी? जो जन्म मिला है वो जन्म में मेरे से कितने सेवाकीय कार्य होते हैं, वो सेवाकीय कार्य करके मैं हट जाऊं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कोई अपेक्षा न रखते हुए। सेवाकीय कार्य में मैं ये भी अपेक्षा नहीं रखता हूं कि मुझे दुआएं मिलेगी। सेवा के कार्य में मैं ये भी अपेक्षा नहीं रखता हूं कि मुझे पुण्य मिलेगा। अगर ये भी रखी अपेक्षा तो इसको भी स्वार्थ कहा जाएगा। निस्वार्थ भाव से, निर्लेप भाव से कार्य करते जाओ। उसके लिए एक वाक्य है, जो मनुष्य कुदरत के दिए हुए क्रम को सरलता से और सहजता से स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में सुख और दुख जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि वो कुदरत के दिए हुए प्रवाह को स्वीकार कर ले और क्रम को स्वीकार कर ले और उसमें बह जाए। अभी लॉकडाउन में कई लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं। अरे भाई, बी पॉजिटिव। जो आपका होगा वो सबका होगा, जो सबका होगा वो आपका होगा। बेटियों के विषय में ये विषय इसलिए मैंने लिया, मेरी बेटी नहीं है, फिर भी मैं ये समझता हूं कि बेटियों की जिम्मेदारी मेरे पे है। तो मुझसे ऐसा क्या हो सकता है मैं बेटियों के लिए विशेष करूं? तो वो प्रयत्न, डिफेंस करवाना, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना, उनको तैयार करना, उनको सक्षम बनाना, तो ये सब जिम्मेदारी हुई राष्ट्र के प्रति। बेटियां कोई चीज नहीं होती। कई लोग जो बोलते हैं, खैर मेरा अभी विरोध भी होगा अगर मैं ये वाक्य बोलने जाऊंगा तो। कई लोग बोलते हैं, दो चीज बोलते हैं, दो चीज का मैं विरोध करता हूं कि भाई हमने कन्यादान किया, वो कोई दान करने की चीज है क्या? बेटी जो है वो कोई दान करने की चीज है? ठीक है, शास्त्रों के हिसाब से है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार है। दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि मैंने मेरी बेटी वहां दी, तो ये क्या कोई चीज है? कोई मतलब कोई पदार्थ है जो आपने बोल दिया कि मैंने मेरी बेटी वहां दी? आपको ही कोई ऐसा बोले कि हम आपको वहां दे रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? तो मेहरबानी करके मेरी दो हाथ जोड़ के विनंती है, रिक्वेस्ट है कि कभी भी ये शब्द प्रयोग ना करें बेटियों के लिए। वो कोई चीज नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, वो बेटी है। सिर्फ शांति से सोचो, उसका जो बेटा होता है, बेटे भी मायने रखते हैं, बेटा भी वैसे ही महत्व के हैं, लेकिन फिर भी बेटी जो है उसका जन्म कहीं और होता है और मृत्यु पता नहीं किसके फैमिली में कहाँ जाके कहाँ होगा। उसको कितनी सारी जिम्मेदारियां संभाल के पूरे संसार चक्र को चलाना है। तो मैं बेटियों के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, बेटियां सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित। कभी भी बेटियों की आह नहीं निकलनी चाहिए, कभी भी बेटियों की आंखों में से आंसू नहीं निकलने चाहिए। अगर जिस घर में ये होता है वो घर बिल्कुल बर्बादी की ओर ही जाएगा। इन फ्यूचर कभी भी जब वापस मौका मिला तो हम लाइव सेशन रखेंगे डिफेंस के, बेटियों की सुरक्षा के लिए, कि अगर बेटियों को ग्रैब करता है तो उसको कैसे वो अपने आप को डिफेंस करे, अगर कोई एसिड अटैक करता है तो अपने आप को कैसे डिफेंस करे, अगर कोई पीछे से अटैक करता है तो अपने आप को कैसे डिफेंस करे। वो कई सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन
जो माँ बाप है उनको भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बेटियों के ऊपर आप बंधन ना रखें, आप उनके ऊपर सिर्फ ध्यान रखें। कई बार सेमिनार में बेटियां मेरे को पूछती हैं कि हमारे भाई को रात को 1-1:30 रात को बाहर निकलने की छूट है, हमें छूट नहीं मिलती। तब मैं बेटियों को ये समझाता हूँ कि माँ बाप को आपकी चिंता है कि भाई मेरी बेटी सुरक्षित शायद वापस आए ना आए, चिंता की वजह से ये लोग नहीं भिजवाते। तो मैं ये चाहता हूँ कि बेटियों को इतनी सक्षम बनाओ कि रात को वो 1-1:30 भी अगर बाहर निकले तो वो सुरक्षित वापस घर पे आ सके। और उसका माध्यम है सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मार्शल आर्ट्स। चाहे कोई भी मार्शल आर्ट्स हो, वो सिखाना जरूरी है। या छोटी छोटी बातें आप बेटियों को दे सकते हैं, जैसे चिली स्प्रे है वो आपकी बेटियों को दो। दूसरा, और छोटी बेटी है तो आप जैसे स्कूल में भेजते तो आप तीनों के बीच में कोडिंग रखो, माँ बाप और बेटी के बीच में, ताकि कोई किडनैपिंग के लिए भी जैसी घटनाएं होती हैं कि भाई वो किडनैपिंग के लिए कोई आता है कि भाई तेरे पापा ने मेरे को भेजा है तेरे को लेने के लिए, तो बेटी पूछेगी कि कोड बोलिए, तो वो कोड उसके पास होगा नहीं, तो पता चल जाएगा कि कोई त्राहित व्यक्ति है जिसने पापा मम्मी ने उनको भेजा नहीं है, तो पता चल जाएगा कि भाई ये आया है बैड इंटेंशन से आया हुआ है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें। बाद में आप अपनी बेटियों को बैड टच गुड टच सिखाइए। कई लोग जो मेरे सेमिनार में कई बार जब लास्ट में इंटरेक्शन होता है तो बेटियां बोलती हैं कि सगे मामा ने अब्यूज़ किया है, कज़िन ने अब्यूज़ किया है। मैं वापस बोलता हूँ कि सब लोग ऐसे ख़राब नहीं होते, लेकिन ऐसी चीज़ें सामने आई हुई है। तो बेटियों को बैड टच सिखाइए, गुड टच सिखाइए। कोई कैसे अगर ये स्पर्श करता है तो ये स्पर्श पवित्र है, ये स्पर्श खराब है, ये सब उसको बताइए। पर्टिकुलरली मैं मेरे लाइव सेमिनार में कभी ये रखूँगा विषय, और प्रैक्टिकली, और आप मेरे फेसबुक पेज पे थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये सब सेमिनार ऑलरेडी लाइव रखे हुए हैं कई स्कूलों में जो किए हुए हैं वो बेटियों की सुरक्षा के लिए। तो ऐसे बहुत सारे विषय है। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट पे मेरी बातें रहती है, बेटियों की सुरक्षा के लिए मेरे सेमिनार रहते हैं, कर्मों के सिद्धांत पे मेरे सेमिनार रहते हैं। लॉट ऑफ सब्जेक्ट हैं उसके पर मैं सेमिनार देता रहता हूँ। ऑलरेडी 1 घंटा और करीबन 1.5 घंटा और 5 मिनट हो चुके हैं। तो शॉर्ट टाइम में मैं मेरी जो भी बात है वो पूर्ण करूँगा। वापस एक बार सब कुछ शॉर्टली रिपीट करके मैं मेरी बात को ख़त्म करूँगा। जैसे जो वाक्य है कि भाई इट्स अवर इंडिया, बी रिस्पॉन्सिबल, इट्स अवर इंडिया, जिम्मेदार बनिए, ये हमारा भारत है। वाक्य छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ कह जाता है कि हमारा भारत है। और राष्ट्र के एक लोग अगर जुट जाए, किसी की ताकत नहीं है कि माँ भारती के सामने आंख उठा के देखे। और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमें सब काम ले लेने चाहिए। काम ले लेने चाहिए मतलब अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले लेनी चाहिए। सब कुछ सरकार करेगी, सब कुछ प्रशासन करेगा, सब कुछ जिला कलेक्टर करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ वड़ा प्रधान करेंगे, सब कुछ मुख्यमंत्री करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो जितने एनजीओ काम कर रहे हैं वो एनजीओ काम नहीं करते हैं। सेवा की संस्था जो दिल से काम कर रही है वो ऐसे ही काम नहीं करती, वो खुद जिम्मेदारियां समझ रही है। हाँ, और घर जो जो बोलते हैं पिशाची प्रवृत्ति वाले घर पे बैठ के सिर्फ फेसबुक पे सरकार को क्रिटिसाइज करना, केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज करना, मुख्यमंत्री को क्रिटिसाइज करना, जिला प्रशासन को क्रिटिसाइज करना, बस वही कर रहे हैं वो लोग। ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? पिशाची प्रवृत्ति वाले, पिशाची सोच वाले। उनको और कुछ नहीं आएगा। वो कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर सकते, वो लोग डिस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं। वो पॉजिटिव थिंकर नहीं है, वो लोग नेगेटिव थिंकर है। ऐसे लोगों को छोड़ के अपने काम पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कुल मिला के हमें हमारे राष्ट्र की और विशेष करके हमारी जिम्मेदारी है। हमें हमारे राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। हमें हमारे राष्ट्र में से बेटियों को सुरक्षित रखते हुए बलात्कार का एक भी केस ना हुए,
ऐसा राष्ट्र बनाना है। अभी आपने कोई चीज़ मार्क करी है तो ये लॉकडाउन के दौरान बलात्कार के रेयर ऑफ द रेयर 1-2 केस आए होंगे। लॉकडाउन का ये फ़ायदा हुआ है, बेटियां सुरक्षित हुई है, गौ हत्या कम हुई है, एक्सीडेंट कम हुए हैं, कई लोगों के व्यसन छूट जाएंगे। लॉकडाउन का ये फ़ायदा हुआ है। तो इसीलिए तो मैंने आगे विनती करी माननीय बड़ा प्रधान जी को, भविष्य में लिखित में देंगे कि हर महीने की 1 तारीख और हर महीने की 15 तारीख लॉकडाउन कंपलसरी होना चाहिए। तो बस यही सब विषय है। और अभी कोई भी मुझे कुछ भी पूछना चाहता है तो मेरा जो फेसबुक आईडी है वो अश्विन बारोट, ASHVIN, अश्विन बारोट, थंब का सिंबल है। वो टी शर्ट पहनी हुई ताकि किसी को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना आए। और मेरा जो हेल्पलाइन नंबर, पब्लिक हेल्पलाइन नंबर 7575076000, ये नंबर पे आप मेरे साथ बातें कर पाएंगे। मैं इतना बोल सकता हूँ कि जितने भी लोग ये जो देख रहे हैं, जिनको भी कहीं भी कोई भी तकलीफ़ हो, काउंसलिंग की ज़रूरत हो, या कोई भी क्वेश्चन आपको सता रहे हो, या कोई भी परेशानी आपको सता रही हो, तो आप वो मेरे नंबर पे फ़ोन करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई मीटिंग वगैरह में या तो हेक्टिक शेड्यूल की वजह से मैं शायद वो फ़ोन ना उठा पाऊँ, तो मेरा फ़ोन डेफिनेटली आपके पास सामने से आएगा ही, क्योंकि मेरा वो एक नेचर है कि मैं नो रिप्लाई भी अगर कोई किसी का फ़ोन आता है तो मैं सामने से डेफिनेटली फ़ोन करता हूँ। हो सकता है दूसरे दिन, लेकिन फ़ोन डेफिनेटली करता हूँ। तो वो नंबर मैं वापस रिपीट करता हूँ, 7575076000, 7575076000। ये नंबर विशेष करके मैंने पब्लिक हेल्पलाइन के लिए ही रखा हुआ है, अदरवाइज़ मेरा पर्सनल नंबर ऑलरेडी दूसरा है। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए रखा हुआ है। उसके अलावा बेटियों की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, वो है 7575074000, 7575074000, 7575074000, 7575074000। ये नंबर है बेटियों की सुरक्षा के लिए, और वो नंबर जो है वो पब्लिक हेल्पलाइन नंबर है। और मैंने एक बेटियों का ग्रुप बनाया हुआ है, अग्नि द फायर गर्ल। जो बेटियां उसमें जुड़ना चाहती है वो नंबर पे अपना पूरी आइडेंटिटी डिटेल व्हाट्सएप मुझे कर सकती है। कौन से नंबर पे? 7575074000। पूरे भारत देश में उसमें बेटियां जुड़ी हुई है। उसमें सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच वगैरह रहेगी। और दूसरी जो ICRDF की मैंने जो बात करी, इंडियन सिविल एंड रिजर्व डिफेंस फोर्स की, वो ग्रेजुअली हम हर एक ज़िले में भी चालू करने का प्रयत्न करेंगे। पहले नवसारी में एक बार प्रॉपर एस्टेब्लिश हो जाए, ताकि हर एक ज़िले में हम युवाओं को तैयार करेंगे, और वो सब भी निःशुल्क होगा। तो मैं मेरी वाणी पूरी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। और विशेष करके मीर भाई ब्रह्मभट्ट, उनका मैं विशेष करके आभार व्यक्त करता हूँ। और जो ब्रह्मभट्ट युवा नवनिर्माण सेना है उनका, और जैसे भारतीय परवरिश योजना, दूसरा अपना जो ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ NGO, और वर्ल्ड टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका USA, और मिस्टर मयूर बारोट जो फिल्म प्रोड्यूसर है, इन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये पूरी टीम जो है मेरे भाई की इसमें लगी हुई है ऐसे सब कार्यों में। तो मैं मेरे भाई का भी वापस एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक्स लॉट। जय हिंद, जय माँ भारती। माँ भारती को परम वैभव का सुख प्राप्त करवाने के संकल्प के साथ मैं मेरी वाणी को पूर्ण करता हूँ। जय हिंद।